हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अजय ज्वेलरी सागर की इस वीडियो श्रृंखला सच्ची परख में। अब हम बात करते हैं आइवरी ज्वेलरी की। आइवरी ज्वेलरी हाथी दांत के आभूषण हैं जो हाथियों और अन्य जानवरों के दांतों से बनाए जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से अपनी सुंदरता, स्थायित्व और सांस्कृतिक महत्व के कारण बेशकीमती माने जाते हैं, जो अक्सर हैसियत और विलासिता का प्रतीक होते हैं। हालांकि अनेक हाथी दांतधारी जानवरों की संकटग्रस्त स्थिति के कारण हाथी दांत का व्यापार और उपयोग अत्यधिक विनियमित और प्रायः अवैध है, जिसके कारण नैतिक विकल्पों और इन जानवरों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आइए जानते हैं हाथी दांत के आभूषणों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। हाथी दांत को लंबे समय से धन और शक्ति से जोड़ा जाता रहा है। हाथी दांत से बनी कलाकृतियां और आभूषण विश्व भर में विभिन्न संस्कृतियों में राजघरानों, अभिजात वर्गों के लोगों द्वारा पसंद किए जाते रहे हैं। हाथी दांत का रंग और चिकनी बनावट शुद्धता, सुंदरता और परिष्कार से जुड़ी हुई है, जिससे यह सजावटी वस्तुओं और आभूषणों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है। कुछ संस्कृतियों में हाथी दांत का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और समारोह में किया जाता रहा है। इस पर देवी देवताओं और अन्य पवित्र आकृतियों की आकृतियां उकेरी जाती रही हैं। हाथी दांत को तराशने और आकार देने की क्षमता ने जटिल और सुंदर कलाकृतियों के निर्माण को संभव बनाया है। हाथी दांत की नक्काशी को उनकी कलात्मकता और विस्तार के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। हाथी दांत के आभूषणों का प्राथमिक स्रोत है हाथी दांत। ये उन जानवरों से प्राप्त होता है जो अब हाथी दांत के व्यापार के लिए अवैध शिकार के कारण लुप्त प्राय हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मनका के बारे में। यह छोटे प्रायः गोल सामग्री के टुकड़े जैसे कांच, लकड़ी या प्लास्टिक को संदर्भित करता है, जिसमें एक छेद होता है जिसका उपयोग आभूषण या सजावट बनाने के लिए किया जाता है। मनका एक हिंदी शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ मनका होता है। इन मोतियों को आमतौर पर हार, कंगन, झुमके या अन्य प्रकार के आभूषण बनाने के लिए एक साथ पिरोया जाता है। मोतियों को विभिन्न सामग्रियों से बनाया जा सकता है, जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु या यहाँ तक कि रत्न भी। आप शायद मनका नेकलेस यानी मनकों वाला हार, मनका इयररिंग्स यानी मनकों वाली बालियां या मनका ब्रेसलेट यानी मनकों वाला कंगन देख सकते हैं। प्राचीन काल से ही मोतियों को पवित्रता का प्रतीक माना जाता रहा है। यही वजह है कि किसी भी अवसर पर इन्हें पहनने के साथ दुल्हनों द्वारा उनकी शादी के दिन भी उन्हें पहना जाता है। मोतियों की ज्वेलरी किसी को भी वास्तव में चमकदार बना सकती है। यही नहीं, मोतियों की ज्वेलरी किसी भी ड्रेस के साथ खूबसूरत लग सकती है। जब बात महिलाओं के जेवरों की आती है तो मोती का जिक्र जरूर होता है। प्राचीन काल से मोती के जेवर को महिलाओं के बीच पसंद किया जाता रहा है। मोती के धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व भी है, जिसकी वजह से मोती की ज्वेलरी हर महिला के पास होती ही है। इस तरह के चोकर सेट को आप लहंगा, साड़ी, सलवार सूट और साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं। मोती के सिंगल चोकर सेट आप व्हाइट शर्ट के साथ भी पहन सकती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं थेवा आभूषण के बारे में। थेवा आभूषण एक अद्वितीय भारतीय कला है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई, जहां जटिल सोने के डिजाइनों को जीवंत कांच के टुकड़ों से जोड़कर शानदार हस्त निर्मित आभूषण तैयार किए जाते हैं। स्थानीय बोली में थेवा शब्द का अर्थ जड़ना होता है, जो कांच पर सोना जड़ने की तकनीक को दर्शाता है। सबसे पहले जानते हैं थेवा की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में। थेवा कला की उत्पत्ति लगभग 400 वर्ष पहले राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई थी, जिसके संस्थापक नाथूजी सोनी को माना जाता है। थेवा आभूषण पूरी तरह से हस्त निर्मित होते हैं, जिसमें कुशल कारीगर 23 कैरेट सोने को पतली चादरों में पिरोकर उन्हें रंगीन कांच या दर्पण की वस्तुओं पर जड़ते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाली मुख्य सामग्री 23 कैरेट सोना, विभिन्न रंगीन शीशों और कभी कभी चांदी की पट्टियां और मोती होते हैं। इस तकनीक में कांच पर पतली सोने की चादरों को जड़कर जटिल पैटर्न और डिजाइन तैयार किए जाते हैं, जो प्राकृतिक और पौराणिक कथाओं से प्रेरित होते हैं। थेवा कला
राजस्थान के सुनारों द्वारा अर्जित एक विरासत है जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। थेवा आभूषण बनाने की गुप्त तकनीक है जिसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में राजस्थान के छोटे से कस्बे प्रतापगढ़ में हुई थी। शब्द थेवा एक स्थानीय बोली से आया है जिसका अर्थ है सेटिंग। थेवा आभूषण एक जटिल प्रक्रिया का उपयोग करके हाथ से बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सोने को पतली चादरों में बदलना, चादरों को कांच या दर्पण की वस्तुओं में लगाना, डिजाइनर टुकड़ों को हाथ से बुनना और किसी आधुनिक मशीनरी का उपयोग नहीं करना शामिल है। सोने की इस पतली जाली के पैटर्न प्राकृतिक और पौराणिक कथाओं से प्रेरित हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कस्टम आभूषणों के बारे में। कस्टम आभूषण से तात्पर्य है विशिष्ट रूप से ग्राहकों के लिए निर्मित, अद्वितीय, गैर बड़े पैमाने पर उत्पादित आभूषणों से, जिन्हें अक्सर जौहरी के सहयोग से डिजाइन किया जाता है तथा इन्हें विशिष्ट अवसर या व्यक्तिगत पसंद के अनुसार तैयार किया जा सकता है। कस्टम आभूषण वह आभूषण है जो बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं होते हैं, बल्कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की अनूठी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए या किसी विशिष्ट अवसर के लिए बनाया जाता है। कस्टम आभूषण के निर्माण में आमतौर पर जौहरी के साथ परामर्श शामिल होता है, जहां आप अपने विचारों, वांछित सामग्रियों और डिजाइन प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं। कस्टम आभूषण एक अद्वितीय आभूषण बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। अद्वितीय आभूषणों के संदर्भ में कस्टम शब्द का प्रयोग पर्सनलाइज्ड के साथ किया जा सकता है। श्रम, सामग्री और डिजाइन के कारण कस्टम आभूषणों की लागत बड़े पैमाने पर उत्पादित आभूषणों की तुलना में अधिक होती है। कस्टम आभूषणों को अक्सर सगाई या शादी जैसे महत्वपूर्ण अवसरों के लिए चुना जाता है, जो सार्थक और टिकाऊ आभूषण प्रदान करते हैं। मेरी तो पहली पसंद है टर्किश ज्वेलरी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टर्किश ज्वेलरी के बारे में। इतिहास और शिल्प कौशल से समृद्ध टर्किश आभूषणों में अक्सर ऐसे प्रतीक और डिजाइन शामिल होते हैं जो सांस्कृतिक विश्वासों और परंपराओं को दर्शाते हैं, जैसे कि सुरक्षा के लिए बुरी नजर और प्रकृति और ऑटोमन काल से रूपांकन। आइए हम बात करते हैं उसकी प्रमुख विषय और प्रतीकों के बारे में। उसमें सबसे पहला आता है सुरक्षा और सौभाग्य। सुरक्षा की दृष्टि में सबसे पहला है बुरी नजर। यह एक प्रमुख प्रतीक है जो नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या और दुर्भाग्य को दूर करने वाला माना जाता है। इसे प्रायः नीली आंख के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन यह अन्य रंगों में भी पाई जा सकती है। दूसरा है हमसा, जिसे हम कहते हैं फातिमा का हाथ। सुरक्षा का एक और प्रतीक जो अक्सर आभूषणों में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य लाता है। तीसरा है ऑटोमन प्रभाव। टर्किश आभूषण डिजाइन अक्सर ऑटोमन साम्राज्य की समृद्ध कलात्मक परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं, जिनमें जटिल पैटर्न, फिलिग्री काम और कीमती धातुओं और पत्थरों का उपयोग शामिल है। इसके अलावा अनातोलियन सभ्यताओं की कलात्मक परंपराओं को भी ये दर्शाते हैं, जिनकी आकृतियां और तकनीकें पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सोना और चांदी, आमतौर पर सोने और चांदी जैसे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें अक्सर जटिल डिजाइन और रत्न जड़ित सजावट होती है। अब बात करते हैं रत्न के बारे में। तुर्की आभूषणों को सजाने के लिए अक्सर फिरोजा, मूंगा, गोमेद, पन्ना, नीलम, माणिक और हीरे का उपयोग किया जाता है, जबकि पारंपरिक डिजाइन लोकप्रिय बने हुए हैं। आधुनिक टर्किश आभूषण में समकालीन शैलियों को भी शामिल किया गया है तथा पारंपरिक तत्वों को वर्तमान रुझानों के साथ मिश्रित किया गया है। टर्किश आभूषणों का एक और पक्ष है अति सूक्ष्मवाद। कुछ टर्किश आभूषण डिजाइनर अधिक न्यूनतम और समकालीन डिजाइन की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं टर्किश आभूषणों के उदाहरणों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हार के बारे में। इनमें अक्सर बुरी नजर वाले ताबीज, हमसा प्रतीक या जटिल ऑटोमन प्रेरित डिजाइन वाले पेंडेंट होते हैं। बात करें छल्ले की, तो इनमें रत, महीन नक्काशी या बुरी नजर वाले पारंपरिक प्रतीक शामिल होते हैं। अगला है कंगन। इनमें बुरी नजर वाले ताबीज, हंसा प्रतीक या जटिल डिजाइन हो सकते हैं।
कान की बालियों के बारे में बात करें तो इनमें प्रायः रत्न जड़ित या पारंपरिक डिजाइन होते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना रवा वर्क, नक्काशी, कुंदन, पोल्की, आइवरी और टर्किश ज्वेलरी के बारे में। यदि इस विषय में आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।